आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आधी दुनिया का पूरा सच और सुरेश चंद्रा का चिंतन ओमिक्रोन के दौर में आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक मौका मिला है प्रोफेसर सुरेश चंद्रा की पुस्तक आधी दुनिया का पूरा सच पर बातचीत करने का। प्रोफेसर सुरेश चंद्रा ने लंबे समय से उच्च शिक्षा में रहते कई उतार चढ़ाव बड़ी नजदीकी से महसूस किए हैं। ये पड़ाव साहित्य से लेकर शिक्षा व महिला उत्पीड़न के रहे हैं। इस ग्रंथ में दलित महिलाओं के अलावा गैर दलित महिलाओं की साहित्यिक दास्तान है। दास्तान भी प्राचीन से लेकर आधुनिक तक कहानी, कविता, उपन्यास एवं आत्मकथा के रूप में महिला सशक्तिकरण के आभार को प्रोफेसर सुरेश चंद्रा ने रखने की कोशिश की है। साहित्यिक धारा के साथ साथ महिला उत्पीड़न को भी रेखांकित करने की भरपूर कोशिश की है। जब से महिलाएं जागरूक हुई हैं, तब से इनकी अभिव्यक्ति को लेकर विश्वविद्यालयों में अध्ययन केंद्र भी स्थापित होने लगे। शोध निर्देशकों ने शोध करने प्रारंभ किए। कथाकारों ने कहानियां लिखकर महिला अभिव्यक्ति को इस और स्पष्ट किया। इस मुहिम में कुछ मुक्तभोगी महिला और पुरुष जुड़े तो कुछ मौसमी लेखक, पत्रकार, चिंतक, नाटककार और प्रोफेसर। ये मौसमी चिंतक सावित्रीबाई फूले को आज तक देश की प्रथम शिक्षिका मानने को तैयार नहीं हैं। ये सरस्वती को ही विद्या की देवी मानते रहे। यही लोग सेमिनारों, वेबिनारों के मंचों पर महिलाओं की कवायद करके चर्चा में बने रहे। किसी ने सावित्रीबाई फूले के नाम पर शोध संस्थान एवं विश्वविद्यालय बनाने की नहीं सोची। रजनी तिलक जैसी महिलाओं ने जरूर रचनात्मक कार्य किए। उत्तर भारत को सावित्रीबाई फूले से परिचय कराने का भी श्रेय भी रजनी तिलक को ही जाता है। मोहनदास नेमिषराय जैसे चिंतकों ने आलेख लिखे और पुस्तकें भी। कुछ कवियों ने कविता लिखकर सावित्रीबाई फूले के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सावित्रीबाई फूले जैसे पात्र बहुजन समाज में अनेक हैं, जिनकी सुध बामसेफ भी नहीं ले सकी। चाईबासा की सुशीला देवी हो या अल्मोड़ा की लक्ष्मी देवी टमटा, बामसेफ की नजर में आज भी अनभिज्ञ हैं। मान्यवर कांशीराम जी सावित्रीबाई फूले को बामसेफ के माध्यम से उत्तर भारत में लाए थे। इसी श्रृंखला में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया बिहार के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश चंद्रा ने 417 पृष्ठ का शोध ग्रंथ आधी दुनिया का पूरा सच लिखा, जो डिमाई आकार में आकांक्षा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुआ। पर स्पष्ट रूप से इतने बड़े ग्रंथ में देश की प्रथम शिक्षिका का कोई स्पष्ट अध्याय नहीं है। इन्हें सहानुभूति वाला लेखक कहें या सहानुभूति वाला। ग्रंथ के प्राकथन के प्रथम पैरा में प्रोफेसर सुरेश चंद्रा लिखते हैं कि वर्चस्ववादी पुरुष ने ही नारी उत्पीड़न की अपसंस्कृति को पोषण देने वाले शास्त्र और साहित्य की रचना की है। प्राचीन काल की अंडाल, मध्य काल की मीराबाई और आधुनिक काल की रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले, इंदिरा गांधी, फूलन देवी और मायावती आदि महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रतीक मानकर ग्रंथ को विस्तार देते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस ढंग से सुरेश चंद्रा अपने प्राकथन में प्रभा केतान की छवि गढ़ते हैं, उस दृष्टि से सावित्रीबाई फूले की छवि को प्रस्तुत करने में क्यों चूक गए। नारीवाद के विभिन्न रूप दर्शाते हुए पुस्तक का प्रथम अध्याय भारत में दलित आदिवासी नारीवाद की आवश्यकता नामक शीर्षक से लिखा गया है। अध्याय 2 में लेखक अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी भारतीय साहित्य न केवल दलित विरोधी है, बल्कि वह नारी विरोधी भी है। लेखक की बात तो सही है, पर यहाँ तो मौसमी पकवान खाने वाले ही मौसमी पदों पर पहुंचते रहे हैं। इसलिए नारी उत्पीड़न रुकने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। नारी अस्मिता की चीड़-फाड़ साहित्य में चाहे कितनी हो, पर मन से नारी पुरुष की भोग की वस्तु ही बनी हुई है। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं और न ही बड़ी समीक्षक, पर मीडिया कर्मी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह जरूर कर रही हूं। पिता की संपत्ति व मातृत्व अवकाश महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक अधिकार मिले थे। गैर दलित महिलाओं की तो बात ही छोड़ी दीजिए। बहुजन समाज की पढ़ी लिखी नौकरी पेशेवर वाली महिलाएं भी डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानने को तैयार नहीं है।
आज भी ये पत्थर की मूर्तियों में विश्वास रखती हैं। नारीवाद के संबंध में पुस्तक के पृष्ठ 2 पर लेखक लिखते हैं कि नारीवाद का प्रारंभ भारत में मध्यकालीन कवयित्री मीराबाई के क्रांतिकारी जीवन व्यवहार के साथ हुआ। सही मायने में मीराबाई उस पुरुष वर्चस्व को चुनौती देती हैं जिसने सती प्रथा की नींव रखी। रेडिकल नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, मनोविश्लेषणवादी नारीवाद, स्वच्छंद नारीवाद से पुस्तक का प्रथम अध्याय का ताना बाना बुना है। नारी के सबलीकरण के रूप में लेखक ने माता प्रसाद व रूप नारायण सोनकर के चिंतन को इस अध्याय में प्रमुखता दी है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक पृष्ठ 9 पर लिखते हैं कि अधिकांश दलित पुरुषों की नारी विषय सोच एकदम मनुवादी है। एक और जहां वे गैर दलितों के समान जीवन व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने समाज की नारी के साथ शोषण मूलक रवैया अपनाते हैं। सचमुच में लेखक के ये शब्द उन दलित लेखकों पर वार करते हैं जो दोगुला चरित्र जीते हैं। ऐसा चिंतन करते करते लेखक मनुस्मृति में नारी अस्मिता तक पहुंचकर दूसरे अध्याय का निर्माण करते दिखाई पड़ते हैं। तीसरा अध्याय नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। यहाँ असंस्कृति और सुसंस्कृति पर चर्चा करते हैं। इसी अध्याय में ज्योतिबा फूले व डॉक्टर अंबेडकर की भी चर्चा करते हैं। साहित्य की धारा में खड़े होकर नारी उत्पीड़न को जिस तरह से लेखक रेखांकित करता है, वह बधाई का पात्र है। लेखक मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। ऐसी स्थिति में असम, मेघालय, मणिपुर आदि पूर्वोत्तर राज्य के साहित्य को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए पुस्तक का 10वां अध्याय असमिया कहानी साहित्य में नारी की स्वतः चेतसता नाम से है। अध्याय विशेष रूप से इंदिरा गोस्वामी की कहानियों को आधार बनाकर लिखा गया है। लेखक लिखते हैं कि इंदिरा गोस्वामी के समीक्ष कहानी की भिक्षा पात्र शीर्षक कहानी नारी उत्पीड़न ने अनेक संदर्भों से अवगत कराते हुए एक बेहद स्वतः चेतस नारी से साक्षात्कार कराती है। सुभद्रा पांडे मूल्यबद्ध रचना धार्मिकता के मोर्चे की सिपाही नाम से 11वां अध्याय है। यह अध्याय पुस्तक के 136 से प्रारंभ होता हुआ पृष्ठ 228 पर समाप्त हो जाता है। पुस्तक का सबसे बड़ा अध्याय यही है। सुभद्रा पांडे ने अपने जीवन में कविता, कहानी एवं उपन्यास के रूप में अपनी अभिव्यक्ति से परिचय कराया, इसलिए लेखक ने इनको स्थान दिया है। इसी अध्याय ने लेखक को मौसमी बना दिया है। रचना धार्मिकता के क्षेत्र में मीरा, सुभद्रा कुमार चौहान एवं महादेवी वर्मा, वीरता के क्षेत्र में झलकारी बाई, उदा देवी पासी रानी, रानी लक्ष्मीबाई, राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, मायावती, राबड़ी देवी, उमा भारती, शीला दीक्षित, प्रतिरोध के क्षेत्र में फूलन देवी जैसी महिलाएं सुर्खियों में आईं। बंगला, उड़िया, तमिल, मणिपुरी कहानी साहित्य में नारी के चित्रण को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत किया है। शरण कुमार लिम्बाले के कहानी साहित्य को आधार मानकर मराठी कहानी साहित्य में नारी उत्पीड़न को चित्रित किया गया है। प्रवासी हिंदी कहानी साहित्य में भूमंडलीकरण और नारी उत्पीड़न को चित्रित करते करते लेखक फ्रेंच कहानी साहित्य में भी नारी उत्पीड़न को खोजने लगते हैं। लेखक पुस्तक के पृष्ठ 375 पर मैडम फीफी से में कहानीकार ने युद्ध के दौरान जर्मन फौज के अफसरों द्वारा किए गए फ्रेंच महिलाओं के दैहिक व मानसिक शोषण का बयान दर्शाया गया है। 20वें अध्याय अन्या से अनन्या देह भोग की अपसंस्कृति का दस्तावेज नामक शीर्षक से तैयार किया गया है। इस अध्याय का मुख्य आधार प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान भारतीय नारीवादियों में उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका नारीवाद स्वच्छंद नारीवाद है। नारीवाद में नारी की आर्थिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नारीवाद की इसी पृष्ठभूमि में प्रभा खेतान की यह अवधारणा बनी कि औरत ही सारी स्वतंत्रता उसके पर्स में निहित है। दलित साहित्य को आधार मानते हुए लेखक पुस्तक के अंतिम अध्याय को यौन शोषण, यौन संबंध का सुख नारी और वर्णवादी कुसंस्कार के रूप में लिखा है। उक्त अध्याय में लेखक लिखते हैं कि वर्णवादी कुसंस्कारों के तहत यौन सुख का उपक्रम एक और तथाकथित उच्च वर्णीय समाज की प्रतिष्ठा वृद्धि का सेतु बना है, तो दूसरी ओर तथाकथित निम्न वर्णीय माने गए समाज की बेइज्जती का कारण रहा है। तथागत बुद्ध के समय से ही शिक्षा का महत्व रहा है। अच्छे इंसान की आधारशिला भी शिक्षा ही रही है। साहित्य भी शिक्षा का पार्ट है।
जिसके माध्यम से लेखक नारीवाद को विभिन्न दृष्टिकोणों से पुस्तक में अद्भुत करता है। नारी अस्मिता मनुस्मृति से लेकर अब तक नारी अस्मिता जिस तरह से तार तार होती रही है, उस तरह से लेखक स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। पुस्तक पढ़ने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। यही कारण है लेखक का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आया है। जिस तरह से गैर दलित महिला लेखिकाओं को चित्रित किया गया है, उस दृष्टि से दलित महिलाओं को नहीं। मीनाक्षी मून, सुशीला टाकभोरे, विमल थोराट, कावेरी, अनीता भारती जैसी अनेक महिलाएं कथा के क्षेत्र में दलित महिला को एक मजबूती के साथ खड़ी करती हैं। इन्होंने सावित्रीबाई फूले को साक्षी मानकर लेखन किया है। पुस्तक की छपाई जहां पढ़ने में चुभन महसूस करती है, वहीं खरीदने के लिए कीमत डराती है। फॉन्ट साइज के हिसाब से लीडिंग अधिक है। इसी वजह से पुस्तक 417 पृष्ठ की तैयार हुई है। यदि लीडिंग कम होती तो पुस्तक 300 पृष्ठों में तैयार हो जाती। केवल कीमत ही कम नहीं होती, बल्कि प्रिंटिंग की दृष्टि से भी कलात्मकता बढ़ जाती। पाठक पर भी भार कम हो जाता। लेखक का जिस तरह से इस पुस्तक को तैयार करने में श्रम लगा है, उस दृष्टि से विचार आम पाठकों के हाथों में नहीं जा पाएगा, केवल सरकारी खरीद तक ही सीमित हो जाएगा। प्रकाशक जहां बधाई की श्रेणी से हटे हैं, वहीं लेखक बधाई के पात्र बन गए हैं। धन्यवाद साथियों, आपको हमारी ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए